हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस शीट लगा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? ए है कर्ट लेविन, बी है किलपैट्रिक, सी है विलियम जेम्स, डी है विलियम वुंड। तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किलपैट्रिक को। बी हो जाएगा आंसर, किलपैट्रिक को। यह योजना विधि का है तो किलपैट्रिक, ठीक है। कर्ट लेविन किससे संबंधित है? तो इन्होंने अभिप्रेरणा का वेक्टर कर्सर सिद्धांत दिया है। वेक्टर कर्सर सिद्धांत दिया है अभिप्रेरणा का। और विलियम जेम्स ने इनको जो है मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। केवल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को कहते हैं, ठीक है। और अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो एबिंगहॉस को कहते हैं, एबिंगहॉस, ठीक है। विलियम वुंड संरचनावाद का जनक किसने कहते हैं? संरचनावाद का जनक विलियम वुंड को। इन्होंने अंतर्दर्शन विधि दिया है। अंतर्दर्शन विधि के जनक कौन है? तो ये है विलियम वुंड। अंतर्दर्शन विधि के जनक विलियम वुंड है। संरचनावाद का जनक भी विलियम वुंड को कहते हैं। इन्होंने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लीपजिंग में स्थापित की थी। कहाँ? जर्मनी के लीपजिंग में। कब की थी? तो 1879 में। 1879 में की थी, जर्मनी के लीपजिंग में, ठीक है, विलियम वुंड ने। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से गलत शिक्षण सूत्र को दर्शाता है? ए है सरल से जटिल की ओर, बी है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, डी है पूर्ण से अंश की ओर। तो कौन सा शिक्षण सूत्र है जो कि गलत है? सरल से जटिल की ओर ये सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी सही है, पूर्ण से अंश की ओर ये भी सही है। कौन सा गलत है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो कौन सा गलत है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये गलत है। सरल से जटिल की ओर क्या कहता है? तो सरल से बालक को पहले सरल चीज़ें बतानी चाहिए, फिर उस कठिन चीज़ें बताई जानी चाहिए, ठीक है। सरल से पहले सरल से बढ़ते हुए कठिन की ओर जाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात क्या कहता है? कि बालक पहले जो जानता है उसके बारे में उसको बताना चाहिए, उसके पहले जो जानता है उससे रिलेट करके, उससे संबंधित करके, फिर जो नहीं जानता उसको बताना चाहिए, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर क्या कहता है? पूर्ण से अंश की ओर कहता है कि बालक को पहले पूरा चित्र बताना चाहिए, एक पूरा जो पहले चित्र है उसको बताना चाहिए, फिर उसके अंश छोटे छोटे जो भाग है उसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पूर्ण से अंश की ओर। स्थूल से सूक्ष्म ये गलत है। क्या होना चाहिए? स्थूल से सूक्ष्म होना चाहिए। सूक्ष्म से स्थूल गलत है, स्थूल से सूक्ष्म होना चाहिए, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये भी कहता है कि बालक को पहले पूरा जो है वाक्य बताना चाहिए, फिर उसके छोटे छोटे भाग के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या है? किसने शिक्षण सूत्र दिए हैं? इसको जान लेते हैं, किसने दिया है शिक्षण सूत्र। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने, हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने दिया है 11 शिक्षण सूत्र। 11 शिक्षण सूत्र जो है हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने दिया है, ठीक है, कमेनियस ने दिया है। कितने? 11 शिक्षण सूत्र। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सा अधिगम वक्र मनुष्य के लिए असंभव होता है? ए है सरल वक्र, बी है उन्नतोदर, सी है नतोदर, डी है मिश्रित। तो मैंने पढ़ाया है इसको, बताइए कौन सा है। तो अधिगम वक्र मनुष्य के लिए कौन सा असंभव है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सरल वक्र। कौन सा? सरल वक्र। सरल वक्र में क्या होता है? इसमें जो होता है अधिगम की गति क्या होती है? निरंतर चलती ही रहती है। निरंतर इसमें क्या होता है? अधिगम की गति चलती रहती है, ठीक है। तो ये सरल वक्र का है, ठीक है। इसमें क्यों असंभव मनुष्य के लिए? तो मनुष्य कोई भी चीज़ लगातार तो सीखता ही नहीं रहता है, कभी कम सीखेगा कभी ज़्यादा सीखता है, एक समान तो वो सीखता नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा मनुष्य के लिए अधिगम वक्र असंभव, तो कौन सा? सरल वक्र, ठीक है। उन्नतोदर क्या होता है? तो नतोदर में क्या होता है? उन्नतोदर में पहले सीखने की गति बढ़ती है, फिर एक समय के बाद घटने लगती है, तो ये उन्नतोदर होता है, ठीक है, ये उन्नतोदर का है। नतोदर में क्या होता है?
ये उन्नतोदर का है। नतोदर में क्या होता है, नतोदर में जो सीखने की गति पहले कम होती है फिर धीरे धीरे क्या बढ़ने लगती है, तो ये उन्नतोदर होता है। ठीक है, सॉरी नतोदर होता है। ठीक है, मिश्रित में क्या होता है, तो मिश्रित में घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, मिश्रित वक्र में। ठीक है, तो ये हो गया अधिगम के वक्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से स्मृति के स्तर का सही क्रम है। ए है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, फिर तुलना। बी है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। सी है सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, प्रस्तावना, तुलना, प्रस्तुतिकरण। डी है प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रस्तावना और अनुप्रयोग। तो कौन सा जो है स्मृति के स्तर का सही क्रम है। मैंने बताया है आपको कि अधिगम के 3 स्तर है। कौन कौन से, अधिगम के 3 स्तर हैं। कौन कौन से बताए हैं, तो एक बोध स्तर है, बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। और तीसरा कौन, चिंतन। बोध स्तर किसने दिया है, तो मॉरिसन ने दिया है। बोध स्तर मॉरिसन ने दिया है। स्मृति स्तर हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। और चिंतन स्तर मॉरिस पी हंट ने दिया, मॉरिस पी हंट ने दिया है। ठीक है, मॉरिस पी हंट ने दिया है। तो ये चिंतन स्तर दिया। तो अधिगम के 3 स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो इसी में से ही पूछ रहा है कि स्मृति स्तर का सही क्रम, इसके अंतर भी क्रम आते हैं, कौन कौन से हैं इसमें से, तो उसका सही क्रम क्या है उसको बताना है। तो क्या है, प्रस्तावना पहले आता है, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी जो है सही है। यहाँ पे बी कौन सा सही हो जाएगा। पहले प्रस्तावना आता है, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग। ठीक है, बोध स्तर भी पूछता है। बोध स्तर में कौन कौन सा आएगा, बोध स्तर में देख लेते हैं। तो बोध स्तर में, बोध स्तर का पूछेगा, पहला आता है खोज, दूसरा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण आता है। तीसरा क्या आता है, तीसरा इसमें आता है समावेशन या आत्मसातीकरण, समावेशन, तीसरा समावेशन। और चौथा आता है संगठन, बोध स्तर में। ठीक है, पांचवा आता है अभिव्यक्तिकरण, अभिव्यक्तिकरण आता है। ठीक है, तो ये आते हैं बोध स्तर के अंतर्गत। स्मृति के स्तर के अंतर्गत प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग आता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया, इसमें बी होगा आंसर यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ तक बालक खुद पहुँच सकता है तथा जहाँ से दूसरे की मदद से पहुँचता है, लेव वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत से संबंधित है। ए है MKO, बी है ZPD, सी है स्कैफोल्डिंग, डी है प्राइवेट टॉक। इसमें कह रहा है जहाँ तक बालक खुद पहुँच सकता है और जहाँ से दूसरे की मदद से पहुँचता है, तो इसमें जो है किसका, ये लेव वाइगोत्स्की के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत कहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ZPD। क्या हो जाएगा, बी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि बालक स्टार्टिंग में पहले स्टार्ट करता है, बालक इसमें पहले अपने से जहाँ तक वो सीख सकता है वहाँ तक सीखता है, फिर जहाँ से वो नहीं सीख पाता है वहाँ तक से क्या होता है, दूसरा टीचर की मदद लेता है, फिर वो अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। तो ये क्या हो गया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, ZPD। MKO क्या कहता है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, MKO ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। इसमें क्या होता है, बालक उसी से सीखता है जो उससे अधिक जानता है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग से क्या तात्पर्य है, ये सभी जो है लेव वाइगोत्स्की के ही वर्ड हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या कहता है, तो स्कैफोल्डिंग कहता है कि शुरुआती जो अस्थायी सहायता बालक को दी जाती है वो स्कैफोल्डिंग होता है। ठीक है, शुरुआती अस्थायी सहायता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बालक को स्टार्टिंग में आप जब उसको
जब वो LKG में पढ़ता है या नर्सरी में जब वो पढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, हाथ से पेंसिल पकड़ के पहले सिखाते हैं किस तरह वर्ड्स जो है अक्षर किस तरह बनाए जाते हैं। तो हाथ पकड़ के वो, आप तो हमेशा हाथ पकड़ के उसे लिखाएंगे नहीं, क्या एक जो है शुरुआत में अस्थायी इसको सहायता दी जाती है, फिर बालक खुद ही सीख जाता है लिखना। तो ये क्या होगी, शुरुआत में जो सहायता दी जाती है वो क्या होती है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है। प्राइवेट टॉक किसे कहते हैं, तो बालक खुद से बातें करने को लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि प्राइवेट टॉक उसको कहा है। ठीक है, निजी वार्ता। बालक का खुद से बात करने को लेव वाइगोत्स्की ने प्राइवेट टॉक कहा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। ये कथन है, ए है एनास्टेसी का, बी है वुडवर्थ, सी है गेल्स, डी है गेट्स का। आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। तो किसने कहा है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, वुडवर्थ ने। किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा इनको। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है। ए है टॉलमैन, बी है लीवोर्फ, सी है अल्बर्ट बंडूरा, डी है चोमास्की। भाषा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीवोर्फ ने दिया है। किसने दिया है, बी, लीवोर्फ ने दिया है। ठीक है। टॉलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। और भी अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपन सिद्धांत भी इन्होंने दिया। ठीक है, उद्दीपन इनके सिद्धांत के नाम है। उद्दीपन सिद्धांत भी दिया। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत और उद्दीपन सिद्धांत। ठीक है, तो ये टॉलमैन ने दिया है। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है, तो अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। चोमास्की ने क्या दिया है, तो चोमास्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत चोमास्की ने दिया। ठीक है, तो ये हो गए आंसर। यहाँ पे लीवोर्फ ने भाषा सापेक्षता का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था बाल्यावस्था में आएगी। ए है दूसरी अवस्था, बी है तीसरी अवस्था, सी है चौथी अवस्था, डी है पांचवी अवस्था। तो फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत 5 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी हैं, जान लेते हैं पहले। पहली अवस्था मुखी अवस्था, पहली जो है मुखी अवस्था है, मुखी अवस्था। दूसरी है गुदी अवस्था, गुदी अवस्था। तीसरी है लैंगिक अवस्था, लैंगिक अवस्था है। और तीसरी है अव्यक्त अवस्था या सुप्तावस्था, अव्यक्त अवस्था या फिर सुप्तावस्था भी कह सकते हैं उसको, सुप्तावस्था। और चौथी है जननेंद्रिय अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, जननेंद्रिय अवस्था। मुखी अवस्था कब से कब तक मानी गई है, तो 0 से 3 वर्ष तक, 0 से 3 वर्ष तक मुखी अवस्था। गुदी अवस्था कब से कब तक, तो गुदी अवस्था जो है 1 से 3 वर्ष तक। मुखी अवस्था 0 से 1 वर्ष तक है। ठीक है, 0 से 1 वर्ष तक मुखी अवस्था है, 0 से 1 वर्ष तक मुखी अवस्था है। फिर से लिखना पड़ेगा इसको। मुखी अवस्था, मुखी अवस्था 0 से 1 वर्ष तक। गुदी अवस्था 1 से 3 वर्ष तक। लैंगिक अवस्था है, लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष तक। अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था या फिर सुप्तावस्था जो है ये है 6 से 12 वर्ष तक। और जननेंद्रिय अवस्था जो है 5वीं अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था जो है ये है 12 से
20 वर्ष तक, ठीक है, 12 से 20 वर्ष तक। तो ये है फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत 5 अवस्थाएं बताई है। मुख्य अवस्था 0 से 1 वर्ष तक, गुदी अवस्था 1 से 3 वर्ष तक, लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष तक, और अव्यक्त अवस्था 6 से 12 वर्ष तक, और जननेंद्रिय 12 से 20 तक। तो 6 से 12 बाल्यावस्था यही कहलाएगी ना, 6 से 12 को ही बाल्यावस्था, जो 6 से 12 के अंतर्गत जो वर्ष के अंतर्गत आती है तो बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है। तो कौन सी अवस्था है, अव्यक्त अवस्था या सुप्तावस्था इसको कहते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी अवस्था जो है बाल्यावस्था में आएगी, तो कौन सी है वो, चौथी थी ना, चौथी थी, अव्यक्त या सुप्त अवस्था, तो ये सी हो जाएगी चौथी अवस्था, ठीक है। तो 5 अवस्थाएं फ्रायड ने बताई है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितने बताए हैं शेल्डन ने व्यक्तित्व के, 3 प्रकार बताए हैं। कितने, 3 प्रकार बताए, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। किस आधार पे बताया, तो इन्होंने शरीर रचना के आधार पे बताया है, शरीर रचना के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार बताए। कौन कौन से, एक बताया है एंडोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक, दूसरा है मीसोमॉर्फिक, और तीसरा है एक्टोमॉर्फिक। तीसरा कौन सी है, एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकार बताए हैं। किस आधार पे, तो शरीर की विशेषताओं के आधार पे बताए। कौन कौन से, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक क्या होता है, तो इसमें उसकी गोल आकृति, गोली आकृति है, जैसे जिसकी तोंद निकली हुई है और शरीर क्या हो, छोटी छोटी जो है, लंबाई क्या हो, छोटी ही हो और तोंद निकली हो, तो गोलू मोलू सा जो हो, उसमें एंडोमॉर्फिक बताया, ठीक है। मीजोमॉर्फिक किसे कहा है, तो मीजोमा आयत आकृति वाले, जैसे इसमें कौन कौन आएंगे, तो फॉर एग्जांपल जो है पहलवान हो गया या सर्कस वाले आ जाएंगे, ठीक है, मीजोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में कौन आएगा, तो जो हार्ड मांस वाले आते हैं, जैसे जिनके शरीर पे मांस बिल्कुल भी ना हो, केवल हड्डियां ही दिखाई दे, वो एक्टोमॉर्फिक में आएंगे, ठीक है। तो एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक ये बताया शेल्डन ने, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, ठीक है। शेल्डन के अनुसार हो गया ये। और क्रेचमर भी है, क्रेचमर ने कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं क्रेचमर ने भी, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। व्यक्तित्व कितने, 4 प्रकार बताए, किस आधार पे बताए, तो शरीर रचना के आधार पे, शरीर रचना के आधार पर बताया है। क्रेचमर ने 4 प्रकार बताए, कौन कौन से, एक बताया है एथलेटिक बताया है, एस्थेनिक बताया है, एथलेटिक, एस्थेनिक, पाइकनिक, और चौथा है डिस्प्लास्टिक, ठीक है, डिस्प्लास्टिक बताया है। एथलेटिक, एस्थेनिक, पाइकनिक और डिस्प्लास्टिक क्रेचमर ने बताया शरीर रचना के आधार पर, ठीक है। एथलेटिक क्या हो गया, हिस्ट पुष्ट आते हैं इसमें व्यक्ति। एस्थेनिक में कौन आता है, तो दुबले पतले व्यक्ति आते हैं। पाइकनिक में कौन आता है, तो नाटे में आते हैं, जो नाटे लोग होते हैं। और डिस्प्लास्टिक जो बेडॉल आकृति वाले होते हैं, जिनकी जो है ना कोई शरीर की कोई अनुपात ही नहीं होता, नाक कहीं बहुत बड़ी हो जाएगी, आंखें जो है बड़ी बड़ी काफ़ी लगेंगी, तो ये डिस्प्लास्टिक में आते हैं, ठीक है। तो ये क्रेचमर के अनुसार है, किसके, क्रेचमर ने शरीर रचना के आधार पर बताया, ठीक है। तो शेल्डन ने बताया मैंने कितने प्रकार, 3 प्रकार बताए हैं, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, केनन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो केनन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, तो केनन ने व्यक्तित्व के
अंतःस्रावी ग्रंथि के आधार पे कितने? 5 प्रकार बताए हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर 5 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो एक अधिक थायराइड ग्रंथि, इनका भी देख लेते हैं। अधिक थायराइड ग्रंथि, अधिक थायराइड ग्रंथि पहला हो गया। दूसरा न्यून थायराइड ग्रंथि, न्यून थायराइड ग्रंथि। तीसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। चौथा है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल एड्रीनल ग्रंथि। और पांचवा है गोनाड, गोनाड ग्रंथि। ठीक है, गोनाड ग्रंथि। तो ये बताए कैनन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के आधार पे 5 प्रकार बताए हैं। अधिक थायराइड ग्रंथि, न्यून थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि और गोनाड ग्रंथि। अधिक थायराइड ग्रंथि कैनन ने व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताए अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर। स्प्रेंगर ने भी बताया है, एक स्प्रेंगर भी है, इन्होंने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और एक बात ये बतानी है कि आपकी सैटरडे और संडे क्लासेस बंद रहेंगी, तो मंडे से क्लास रहेगी आपकी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।